हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? फर्स्ट क्लास। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक होता क्या है। ध्यान दीजिए, एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल इसका कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला एक इसका फॉर्मूला है जिसे हमको याद कर लेनी है। फॉर्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल है, चुटकी में आप बजाते याद कर लेंगे। क्या है कि एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक को शॉर्ट में डिनोट करा जाता है एडीजे। एडीजे से एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक को डिनोट करा जाता है। ध्यान दीजिए, एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक इज इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर का ट्रांसपोज पे न्यू जो चीज आपको पढ़ना पड़ रहा है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करनी है। कोफैक्टर को आपको निकालने के लिए सीखना है। ट्रांसपोज का मतलब पिछले क्लास में आप इसका क्वेश्चन कर चुके हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होते हैं, एक बार फिर से हम डिस्कस कर देना चाह रहे हैं। क्या है ट्रांसपोज का मतलब? यानी कि जो मैट्रिक्स रो में दिया हुआ है उसको कॉलम में ट्रांसपोज करना, यानी कि इंटरचेंज करना। रो और कॉलम को इंटरचेंज करना ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक कहलाता है। यानी कि जो मैट्रिक्स रो में दिया हुआ है उसे कॉलम में लिखने की विधि को ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। राइट, तो आपको समझना है कि ये जो कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, बस आपको उसको समझना है। ठीक है, तो उसके लिए एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी बनेगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन कैसे रहता है, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल के रूप में ले रहे, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 2 3 3 4। राइट, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान दीजिए, फाइंड एडजॉइंट्स ऑफ ए। ए की बात यहाँ क्यों आया उसको समझ लिए, क्योंकि यहाँ पे ए इज इक्वल टू आपका अक्सर क्वेश्चन में ए के वैल्यू ही दिया हुआ रहता है, ए का एलिमेंट ही दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए इज इक्वल टू इतना एलिमेंट्स दिए हुए हैं और आपको फाइंड करना है क्या, एडजॉइंट्स ऑफ ए फाइंड करनी है। ध्यान दीजिए, एडजॉइंट्स ऑफ ए फाइंड करनी है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन होगा, बस इसका फॉर्मूला आना चाहिए। एडजॉइंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ध्यान दीजिए, आपको कोफैक्टर फाइंड करना होगा, है ना। तो कोफैक्टर फाइंड करने की प्रोसेस क्या है समझ लिए। कोफैक्टर जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट का एक एक करके कोफैक्टर निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन होगा, बस आपको लगातार मेरे साथ बने रहना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम है लेट टू सी बी द कोफैक्टर, है ना। लेट टू सी बी द कोफैक्टर, यानी कि ध्यान दीजिए, एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक, एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स को शॉर्ट में डिनोट करा जाता है एडीजे। इसका फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर सबसे पहले निकालना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, कोफैक्टर को हमने मान लिया सी। अब क्या करेंगे, नाउ मी फाइंड कोफैक्टर, है ना। अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं कोफैक्टर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कोफैक्टर किसका फाइंड करेंगे, ए इज इक्वल टू जो वैल्यू दिया हुआ उसका कोफैक्टर निकालने। सबसे पहले ये वैल्यू को आप यहाँ पे लिख देंगे, 1 2 3 2 3 2 3 3 4। राइट, ध्यान दीजिए, ये आपका टर्म्स यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसका एक एक करके आपको कोफैक्टर निकालनी है। कोफैक्टर हमने क्या बताया, अभी अभी ही बात की है कि कोफैक्टर जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का कोफैक्टर अलग से निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिए, सबका पोजीशन आपको पता है। हमने कोफैक्टर को सी लेट कर लिया है, यानी कि C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ध्यान दीजिए, जितने भी पोजीशन है ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए का जो एलिमेंट दिए हुए 3 ऑर्डर का है
और सारे जितने भी ऑर्डर का है, जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट का अलग अलग कोफैक्टर निकाला जाएगा। ध्यान दीजिए, इधर हम एग्जांपल में लेके बता रहे हैं आपको कि पहले हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इस टाइप में हम लोग पढ़े थे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग A11 इसलिए लिए हुए क्योंकि यहाँ पे कुछ हमने कोई भी संख्या को लेट नहीं किया है। यहाँ पे हमने मान लिया है कि C विदा कोफैक्टर, यानी कि C को हमने कोफैक्टर माना है। ये जितने भी हैं, जितने भी प्लेस हैं, इसका सारा प्लेस का क्या निकलेगा, कोफैक्टर अलग से निकाले जाते हैं। सारे प्लेस का अलग से कोफैक्टर निकालेंगे हम लोग, राइट। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो स्थान है A11 का, यानी कि C11 का जो कोफैक्टर निकलेगा उसको आप समझिए बहुत ही सिंपल निकलता है कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने में जरा सा भी परेशानी नहीं होगा, बस आपको मेरे साथ में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। और मेन आपको कोफैक्टर निकालना यदि सीख लिए तो एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स से छुटकारा पा लिए। अब ध्यान दीजिए, इस टर्म का कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले A का जो वैल्यू है हमने इधर रफ में नोट कर रहा हूं, जिसे आपको नोट बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 2 3 2 3 2 3 3 4 हमने जो एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है उस क्वेश्चन से आपको भी सॉल्यूशन साथ साथ में ही करना है, राइट। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले C11 का कोफैक्टर निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोफैक्टर जब हम लोग निकालते हैं तो उसका आमने और सामने की लाइन क्लोज हो जाती है, यानी कि डिलीट हो जाता है। छूमंतर कर दीजिए उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। जैसे इसका आमने और सामने की लाइन क्लोज हो गई, राइट। आमने और सामने यानी ए लाइन और ए लाइन क्लोज हो गया। ए लाइन पे अभी हम लोग को बिल्कुल भी ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे टर्म में यही कंडीशन चलेगा और सारा प्रोसेस को हम आपको डील करके बताएंगे। आपको बिल्कुल एक क्वेश्चन समझ लेना है, बाकी का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस ये संख्या जो 4 बच गया है 3 2 3 4, इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है। ध्यान दीजिए, पहले 3 आता है फिर 2 आता है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12। फिर आता है 2 को 3 से कोना कोना मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर से यहाँ पे हमने साइन क्या बताया, माइनस होता है। बाय द वे, यदि खुद से वो माइनस में है और माइनस माइनस मिलके प्लस होती है तो अलग से मैटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से जब इसको करेंगे तो हो जाएगा 6, यानी 12 में 6 घट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, 6। यानी कि आपका C11 का जो कोफैक्टर निकल के आएगा हो जाएगा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, राइट। अभी हमने जो क्वेश्चन करा उसमें फर्स्ट का जो C11 का जो कोफैक्टर निकाले, अभी उसमें कोफैक्टर निकल गया, ठीक है, 2 3 2 3 3 4, राइट। यही है क्वेश्चन जी, यही है। ध्यान दीजिए, अभी हम इस पोजीशन का कोफैक्टर निकाले तो अभी हमको निकल के क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करनी है उसको समझिए। अब सेकेंड पोजीशन इसका निकालेंगे तो ये लाइन और ये लाइन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कोना कोना हमने क्या बताया कि आमने और सामने की लाइन क्लोज हो जाती है, बाकी जो एलिमेंट बचते हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों लाइन क्लोज हो गया। अब बचा क्या, 2 2 3 और 4, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। यानी कि बचेगा आपका जो इसमें एलिमेंट 2 बचेगा, राइट। यानी कि यहाँ पे आएगा आपका 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। अब ध्यान दीजिए, ए टर्म को नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर डायरेक्टली आप यहाँ से करेंगे, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे डिटेल कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको किसी तरह का कोफैक्टर में कोई परेशानी ना हो। ध्यान दीजिए, दूसरा यानी कि C22 का भी हम लोग कोफैक्टर निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, कोफैक्टर कैसे निकालना है उसको समझिए। अब इस पोजीशन का कोफैक्टर निकालने के लिए ये लाइन और ये लाइन क्लोज हो जाएगा। हमने बार बार बोल रहा हूँ कि आमने और सामने की लाइन क्लोज हो जाती है जब ये 3 का यानी कि C13 का कोफैक्टर जब निकालेंगे तो आमने और सामने की लाइन क्लोज हो जाएगा। बच रहा है क्या क्या संख्या, एलिमेंट जो बच रहे 2 3 3 3, यानी कि इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, यानी कि 6 माइनस 9। 6 माइनस 9 को करेंगे तो आपका यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा -3 निकल के आएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी लिखेंगे, 6 माइनस 9 इज इक्वल टू -3।
6 माइनस 9 इज इक्वल टू -3, राइट। आपका ये जो फर्स्ट रो का था एलिमेंट, जो फर्स्ट रो में था सारा का कोफैक्टर हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करना है, सेकेंड रो में आना है और इसमें भी सेम प्रोसेस ऊपर का ही रूल फॉलो होगा। आमने और सामने की लाइन क्लोज हो जाएगा जब 2 1 का जब कोफैक्टर निकालेंगे तो आमने और सामने की लाइन क्लोज हो जाएगा, बाकी जो बचेगा उसका हम लोग कोफैक्टर निकाल देंगे। ध्यान दीजिए, ये लाइन और ये लाइन क्लोज हो गया, आपके पास एलिमेंट जो बच रहा है 2 3 3 4 बच रहा है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में घटाएंगे, जो एलिमेंट निकल के आएगा वही आपका कोफैक्टर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 2 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 8, 3 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 9। दोनों को हमने क्या बार बार बोला जा रहा है कि माइनस किया जाता है, तो यहाँ पे बचेगा आपका -1, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 माइनस 9 इज इक्वल टू -1, ठीक है। और फिर से जब नेक्स्ट टर्म में चलेंगे 2 1 का कंप्लीट हो चुका है, अब उससे आगे का टर्म जब चलेंगे तो ध्यान दीजिए, जब ये 3 का जब निकालेंगे तो ए लाइन और ए लाइन आपका क्लोज होगा, राइट। यानी कि कोना कोना आपका एलिमेंट बच रहा है, कोना कोना यहाँ से भी मल्टीप्लाई कीजिए। 1 इंटू 4 करेंगे हो जाएगा 4, 3 इंटू 3 करेंगे हो जाएगा 9, आपका बचेगा -5, यानी कि C22 का भी एलिमेंट जो निकल के आएगा 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5, ठीक है। आपका इसमें भी निकल के आ गया 22 का, C22 का 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5। अब ये बीच वाले टर्म का निकल चुका है, अब किसका निकालेंगे हम लोग, इस टर्म का निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, उस टर्म निकालने के लिए यानी कि C23 का भी निकालेंगे तो यहाँ पर भी आमने और सामने की लाइन क्लोज हो जाएगी, आमने और सामने की लाइन क्लोज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 1 इंटू 3, 3 इंटू 2, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, -3 इंटू 2 करके लाएंगे तो आपका आ जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ पे एलिमेंट जो बचेगा -3। ये जो -3 निकल के आएगा 2 3 का निकलेगा, यानी कि यहाँ पर सेम चीज वही जैसे इधर लिख रहे हैं, 3 माइनस 6 इज इक्वल टू -3, राइट। अब ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, सेकेंड रो जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आपको किस में आना है, थर्ड रो में आना है, राइट। थर्ड रो में आना है और जैसे सिंपल सारा का करते चल रहे हैं वैसे ही सारा का अभी भी हम लोग सॉल्यूशन करते चलेंगे। ध्यान दीजिए, जब इस टर्म में आएंगे यानी कि रो थर्ड में जब आएंगे, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम का निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएंगे तब आमने और सामने की लाइन हमने बार बार बोल रखा है कि आमने और सामने की लाइन क्लोज हो जाती है, तो इसका जब निकालेंगे तो ये लाइन और ये लाइन क्लोज हो जाएगा। बच रहा है आपका ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, माइनस का साइन हमने बार बार बोल रखा है कि माइनस का ही साइन होता है, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। अब यहाँ 4 में 9 को घटाया जाएगा तो -5 बचेगा। क्या बचेंगे, -5, यानी कि इस टर्म में हो जाएगा 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5। अब सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है, ए टर्म आपका मिट जाएगा। अब इसका जब निकालेंगे तो आमने और सामने की लाइन क्लोज होती है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन क्लोज होगा। 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, यानी कि 2 इंटू 6 यानी कि 2 माइनस 6 करेंगे तो आपका -4 बचेगा। अब यानी कि 3 2 में जो टर्म आएगा 4 आपका इसमें आएगा जो 2 माइनस 3, 2 माइनस 6 इज इक्वल टू -4, 2 माइनस 6 इज इक्वल टू -4। अब ध्यान दीजिए, अब लास्ट टर्म आपका बचा हुआ है, लास्ट टर्म को निकालने के लिए सिंपल प्रोसेस में भी अप्लाई होगा। जब इसका कोफैक्टर निकलेगा तो ये लाइन और ये लाइन क्लोज हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे। 3 इंटू 1 करेंगे तो आपका 3 ही आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे 4 आएगा, यानी कि इसमें जो आएगा -1 निकल के आएगा। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो कोफैक्टर हम लोग निकाल चुके हैं और कोफैक्टर में ना ही किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है ना। अब एक ही प्रॉब्लम है कि आपको ये जो कोफैक्टर आप निकाल चुके हैं, है ना, कोफैक्टर जो आप निकाले हैं उसको आपको निकालने के बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान जो रखनी है
उसको आप ध्यान से समझिए। इसमें क्या करना है, सम संख्या और विषम संख्या आपको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान दीजिए सम संख्या और विषम संख्या कैसे देखना है समझ लीजिए। यानी कि C11 की बात किया जा रहा है, तो यानी C11 यानी कि ith फॉर रो jth फॉर कॉलम, यानी कि रो और कॉलम का संख्या जो दिया हुआ है जो 1 और 1 है, यानी कि 1 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 2। फर्स्ट की बात कर रहा हूं, यानी कि ये 1 प्लस 1 की 2 हो गया, ये सम संख्या हो गया, ठीक है। और सेकेंड में C12 में ith फॉर रो jth फॉर कॉलम, i का वैल्यू है 1 और j का वैल्यू है 2। इसको जब प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 करेंगे हो जाएगा 3, यानी कि ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। फिर से इस कॉलम में आएंगे C13 में, तो यहाँ 1 और प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 4 जो सम संख्या होगा। सेम प्रोसेस यहाँ 2 और 1 करेंगे हो जाएगा 3 जो विषम संख्या है। ध्यान दीजिए सम संख्या और विषम संख्या में आपको ध्यान क्या रखना है उसको समझिए। जो सम संख्या होंगे उसको कुछ भी नहीं करना है, और जो विषम संख्या होगा उसका साइन चेंज करना है, माइनस करना है। अब ध्यान दीजिए यदि वो पहले से खुद में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। लेकिन सम संख्या में आपको कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या का प्रोसेस क्या है फिर आपको बताएंगे, पहले आप इसको ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए जो सम संख्या होगा उसको कुछ नहीं करना है, वो माइनस में हो या प्लस में हो, जैसे है वैसे ही रहने देना है। और जो विषम संख्या है उसका साइन चेंज करना है, हमेशा सारे में माइनस लगाना है। चाहे वो खुद में पहले से माइनस हो तो माइनस माइनस मिलके प्लस क्यों ना हो जाए, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, चलेगा। लेकिन सारे टर्म में क्या करना है, आपको साइन चेंज करते चलना है, राइट। केवल विषम संख्या जो होंगे उसको सम और विषम पहचानने का तरीका हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे C11 है, जो ये 1 यानी कि i और j का वैल्यू दिया हुआ रहता है। ith फॉर रो jth फॉर कॉलम, यानी कि रो और कॉलम का संख्या जब बराबर होगा यानी कि दोनों को जोड़ने से सम आएगा, यानी कि i भी 1 है और j भी 1 है, यानी कि 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। 2 जो एक संख्या जो दिया हुआ है 2 का, ये सम संख्या है। सम संख्या वाले टर्म में कुछ भी नहीं करना है, विषम संख्या वाले टर्म में क्या करना है, माइनस लगाना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको समझने की क्या आवश्यकता है। ध्यान दीजिए 1 और 1 जो है, ये 1 और 1 जो है आपका सम संख्या, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। ये 1 और 2 3 हो गया, 3 जो है आपका एक विषम संख्या है, इसमें साइन आपका प्लस का था, प्लस 2 है, इसमें साइन आपको चेंज करना है, माइनस करना है, माइनस लगानी है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 और 3 हो गया 4 सम संख्या, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 और 1 जो है एक विषम संख्या है, 2 और 1 एक विषम संख्या है, इसमें साइन था माइनस का, इसमें हम करेंगे साइन प्लस का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बीच वाला टर्म आया 2 ये सम संख्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। 2 और 3 5 हो गया, 5 एक विषम संख्या है, इसमें साइन चेंज करनी है आपको, माइनस है तो इसमें साइन हमें प्लस का करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस था इसमें हम लोग प्लस किए। अब यहाँ पे 3 और 4 सम संख्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। 3 और 2 5 हो गया, 5 एक विषम संख्या है तो इसका साइन माइनस में है, तो इसे माइनस में था जिसे हम प्लस में करेंगे। ये संख्या 3 सम संख्या है, इसे कुछ नहीं करना है ना। 3 और 3 को ऐड करना है, प्लस हो गया, इसको साइन चेंज करेंगे, जो सम होगा उसे कुछ नहीं करना है, जो विषम होगा उसका साइन चेंज करना है। साइन चेंज क्यों होता है उसको आप समझ लीजिए। इसका जो साइन होता है ना, इसका जो साइन होता है फर्स्ट होता है प्लस, फिर होता है माइनस, फिर होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस, राइट। ये आपका इसका साइन होता है। इसीलिए हमने इस वर्ड को कोड में याद रखने के लिए, क्योंकि अक्सर को कंफ्यूजन होता है कि पहले माइनस होता है फिर प्लस, ऐसे बहुत तरह के कंफ्यूजन आते हैं। इसीलिए कंफ्यूजन को हमने दूर करने के लिए अलग ट्रिक आपको दे दिया कि जो सम संख्या होंगे उसे प्लस करनी है, जो विषम संख्या होंगे उसे माइनस करनी है। फिर से जो सम संख्या होगा उसे प्लस करनी है, विषम संख्या आएगा माइनस करनी है। सम संख्या को आपको कुछ भी नहीं करना है, विषम संख्या यदि प्लस में है तो उसे माइनस करना है, माइनस में है तो उसे प्लस करना है, ठीक है। प्रोसेस आपको याद रखना है, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे साइन इसका यही होता है। और ये दोनों ट्रिक से आप जिससे करो मर्जी आपकी। अगर साइन याद रहती है तो अपने मन से साइन चेंज कर दीजिए, यदि याद नहीं रहती है तो सिंपल हमने सम संख्या और विषम संख्या का जो कोडिंग दिया आप उसमें निर्भर कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हमें फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक। तो ध्यान दीजिए एक बार हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज।
एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब ध्यान दीजिए, इधर उम्मीद करते हैं कि आप इधर नोट कर लिए होंगे। अब ध्यान दीजिए, फॉर्मूला हमें पता चल चुका है कि एडजॉइंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज होती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो काम है आपका, कोफैक्टर इज इक्वल टू लिख रहा है कि कोफैक्टर निकल के क्या आ गया, कोफैक्टर इज इक्वल टू निकाल के जो लेके आए हुए कोफैक्टर यहाँ पे निकला हुआ है, उस एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को यहाँ पे हमने बॉक्स में भी भरेगा। ध्यान दीजिए, क्या है, C11 का 6 निकल के आया हुआ है, जो निकल के आया हुआ वही टर्म को यहाँ लिखेंगे। C12 का -2 निकल के आया हुआ है, यहाँ पे -2 भरेंगे। यहाँ पे 13 का -3 है, यहाँ पे -3 भरेंगे। जैसे जैसे टर्म निकल के आया हुआ है वैसे वैसे ही भरेंगे। अब C21 में चलते, इसका +1 है, साइन चेंज करने की बाद वाले एलिमेंट को हम बॉक्स में लिखेंगे। इसका -5 है और इधर का +3 है। अब फिर इधर से आ गया आपका C31 में -5, 4, -1, -5 +4 -1 का ट्रांसपोज करनी है। ध्यान दीजिए, ट्रांसपोज करने के लिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे हमने कोफैक्टर का ही वैल्यू रखा, तो उसका तो ट्रांसपोज करना ही पड़ेगा ना भाई। अब उसका ट्रांसपोज जब करेंगे, ध्यान दीजिए, ट्रांसपोज करने का प्रोसेस आपको पता है कि ट्रांसपोज रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। ध्यान दीजिए, ट्रांसपोज इसका जैसे ही ट्रांसपोज हो जाएगा, एडजॉइंट्स ऑफ ए निकल जाएगा, यानी कि एडजॉइंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो रो है उसे कॉलम में करना, कॉलम को रो में करना, यानी कि ये जो रो वाला है इसे कॉलम में लिखना है। 6 -2 -3, सेकेंड रो को कॉलम में करेंगे। 1 -5 3 -5 4 -1, राइट। ये आपका निकल गया और ये आपका हो जाएगा आंसर, राइट। ये हो जाएगा आपका आंसर। 6 1 -5 -2 -5 3 -3 -1, ये जो हो गया आपका एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स का टर्म क्लियर हो चुका है। एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स निकल गए हैं, है ना। एक बार हम लोग फिर से इसे शॉर्ट में कवर कर लेते हैं कि एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स में अभी तक हम लोग काम किया क्या है, उसको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, क्या करना है, एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स में कोई चीज आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको याद रखनी है तो एडजॉइंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज याद रखनी है। ट्रांसपोज का पिछले क्लास में आप लोग क्लास कर चुके हैं और अभी भी हम लोग किया। ट्रांसपोज का मतलब था रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। अब ध्यान दीजिए, इसका फॉर एग्जाम्पल करके हमने एक खुद से क्वेश्चन लिया, जो क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू कुछ एलिमेंट्स दिए हुए जो 3 ऑर्डर का है और फाइंड करना है एडजॉइंट। तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहला जो काम है, हमने लेट किया, लेट टू सी बी द कोफैक्टर, यानी कि सी को हमने मान लिया कोफैक्टर। नाउ मी फाइंड कोफैक्टर, यानी कि अब हम लोग फाइंड करते हैं कोफैक्टर, जिसके लिए इसका कोफैक्टर फाइंड करा जा रहा है। ए का वैल्यू जो दिया है वो सी का कोफैक्टर फाइंड होगा। तो सबसे पहले हम ए का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करना है, C11 सबका अलग अलग पोजीशन निकाला जाता है, यानी कि जिसका कोफैक्टर निकलता है उसका आमने और सामने की लाइन क्लोज हो जाती है और बाकी जो एलिमेंट बचते हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटा देते हैं, राइट। जिसको अभी हमने इधर डिटेल में किया, इधर में जो हम लोग रफ करके किए थे उसको आपको लिखने की आवश्यकता है नहीं। आप डायरेक्टली यदि आपका खोपड़ी चले कि 1 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो ये लाइन और ये लाइन क्लोज हो जाएगा, आपका ये 4 एलिमेंट बचेगा। 4 × 3 करेंगे 12 हो जाएगा, 3 × 2 करेंगे 6 हो जाएगा, 12 - 6 करेंगे तो आपका एलिमेंट 6 बचेगा। ये सब अगर आपका खोपड़ी चलता है खुद बाय खुद तो आप खुद से कर सकते हो, रफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं आता तो आप रफ में पीछे करिए और एकदम क्लियर, आप बगैर हेजिटेंस के आप पूरा क्वेश्चन को क्लियर कीजिए, राइट। उसके बाद हमने क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा, एडजॉइंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर का वैल्यू यहाँ से जो निकाल के लाए हुए, यहाँ पे कोफैक्टर निकालने के बाद एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना था कि सम संख्या को कुछ भी नहीं करना, जो विषम संख्या था उसको माइनस लगाना है, विषम संख्या वाले टर्म में माइनस लगाना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, विषम संख्या वाले टर्म कैसे समझते हैं उसको आपको बता दिया गया है कि कैसे। ये जो यहाँ पे C11 दिया है वो 1 और 1 को जोड़ेंगे, सम संख्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर अगले टर्म में 1 और 2 को जोड़ेंगे,
तो 3 हो गया, 3 विषम संख्या, इसका साइन चेंज करना है। यानी कि आपको सिंपल जोड़ते चलना है, जितने भी एलिमेंट चाहे 3 ऑर्डर हो, 4 ऑर्डर हो, 5 ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे ये प्रोसेस है उसको बस आपको फॉलो करना है। तो क्या करना है, विषम संख्या का साइन चेंज करना है, माइनस लगाना है, और सम संख्या को कुछ भी नहीं करना। अगर खुद से माइनस में तो माइनस में छोड़ना है, प्लस में है तो प्लस में ही रहने देना। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। कोफैक्टर निकाल लिए, कोफैक्टर का ट्रांसपोज किया, एडजॉइंट्स ऑफ ए निकल गया, यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक कंप्लीट हो गया है ना। यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप एक दूसरे के साथ में शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।